नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो बात ऐसी है कि हाल ही में पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। चलिए उस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन को समझते हैं। ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर बढ़े हुए दामों की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि दुनिया के किसी एक कोने में चल रहे टकराव का असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे तौर पर कैसे पड़ता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। ग्लोबल क्राइसिस हिट्स फ्यूल प्राइसेस, हेवी लॉसेस फॉर ऑयल कंपनीज, एक्सपोर्ट टैक्सेस एंड इंटरवेंशंस, मैंडेट्स फॉर फ्यूल कंजर्वेशन और आखिर में पॉलिटिकल रिएक्शंस टू हाइक्स। सेक्शन 1, ग्लोबल क्राइसिस हिट्स फ्यूल प्राइसेस। पंप पर इन बढ़ी हुई कीमतों की झड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोबल एनर्जी मार्केट और हाल ही के वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को देखना होगा। अब इसे थोड़ा एग्जाम रिव्यू के तरीके से समझते हैं। एक क्लासिक डिमांड सप्लाई शॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। 28 फरवरी को जब यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ब्रेंट क्रूड करीब $73 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ 2 महीने के अंदर, लिटरली सिर्फ 2 महीने में 29 अप्रैल आते आते इन दामों में 60% का तीव्र उछाल आया और ये $118 तक पहुंच गया। आज की बात करें तो मार्केट में अभी भी काफी ज्यादा उथल-पुथल है और क्रूड अभी भी $108 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। एक ही देश में इस ग्लोबल शॉक का असर कितना अलग-अलग हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस शहर या राज्य के लोकल टैक्सेस क्या हैं। जैसे कोलकाता में पेट्रोल लगभग 109 रुपए प्रति लीटर है, वहीं मुंबई और चेन्नई में ये 106 और 103 रुपए के आसपास है। यानी ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भले ही एक हो, पर इन अलग-अलग लोकल दामों का सीधा असर हर शहर के डेली कम्यूटर्स और हमारे घर के बजट्स पर सीधे तौर पर पड़ता है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। करेंसी, जी हाँ, करेंसी यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। भारतीय रुपया लगातार कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 95 रुपये 74 पैसे के नए रिकॉर्ड लो पर आ गया है। इस साल की शुरुआत से ये 6% गिर चुका है। इसे इस तरह समझिए, जब तेल महंगा होता है तो उसकी पेमेंट के लिए हमें और भी ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ने से हमारा रुपया और वीक हो जाता है, जिससे बाहर से तेल मंगवाना और भी महंगा पड़ता है। ये एक तरह का एंडलेस लूप बन गया है। सेक्शन 2, हेवी लॉसेस फॉर ऑयल कंपनीज। चलिए अब जरा कॉर्पोरेट साइड को देखते हैं और समझते हैं कि इस ग्लोबल उथल-पुथल से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कैसा भयंकर दबाव पड़ रहा है। 3 रुपए की इस बढ़ोतरी के बाद भी अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो कंपनियां अभी भी बाहरी नुकसान में हैं, जिसे फाइनेंशियल भाषा में हम अंडर रिकवरी कहते हैं। पेट्रोल पर यह नुकसान 10 से 12 रुपए प्रति लीटर चल रहा है और डीजल पर तो ये 38 से 40 रुपए प्रति लीटर की हैरानकुन बाउंड्री को टच कर रहा है। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो किसी भी बिजनेस के लिए लगातार अपनी लागत से इतना नीचे प्रोडक्ट बेचना सच में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। खैर, मुद्दा आखिर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक फिगर से लगा सकते हैं, 30,000 करोड़ रुपए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर हम पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस तीनों को मिला दें तो ऑयल कंपनियों का टोटल मंथली नुकसान अब इस विशाल आंकड़े को छू रहा है। मतलब आम जनता को इंटरनेशनल प्राइसेस के डायरेक्ट झटके से बचाने की जो कीमत है, वो ये कंपनियां इस भारी डेफिसिट के रूप में चुका रही हैं। इस क्राइसिस की सीरियसनेस को आईसीआरए लिमिटेड के सीनियर वीपी प्रशांत वाशिष्ठ ने बहुत बखूबी समझाया है। उनके मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रोजाना लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। रोजाना। अब आप ही सोचिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसे डेली लॉसेस कितना बड़ा खतरा है। रेटिंग एजेंसीज का तो यहाँ तक मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम इसी तरह हाई रहे तो आने वाले दिनों में इन कंपनियों को एक बार फिर से रिटेल प्राइसेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इस रोजमर्रा के नुकसान का फाइनल रिजल्ट क्या निकल सकता है? पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इस बारे में एक बहुत क्लियर वार्निंग दी है। अगर दाम ऐसे ही आसमान छूटे रहे और कोई प्राइस एडजस्टमेंट नहीं की गई तो सिर्फ एक क्वार्टर यानी सिर्फ 3 महीने का नुकसान इन कंपनियों के पूरे 2025-26 फिस्कल ईयर के मुनाफे को पूरी तरह जीरो कर सकता है। ये दर्शाता है कि एनर्जी मार्केट इस वक्त कितने एक्सट्रीम एज पर चल रहा है। सेक्शन 3, एक्सपोर्ट टैक्सेस एंड इंटरवेंशंस। जाहिर है, जब आर्थिक दबाव इस हद तक बढ़ जाए
तो सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए सरकार को बीच में आकर टैक्स एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ते हैं। इसी फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज करने के लिए सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर 3 रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल गेन्स टैक्स लगाया है। अब ये विंडफॉल टैक्स आखिर क्या बला है? दरअसल ये एक ऐसी स्पेशल टैक्स रेट होती है जो किसी कंपनी के अचानक और उम्मीद से ज़्यादा हुए भारी मुनाफे पर लगाई जाती है। जब से ये वेस्ट एशिया का संकट शुरू हुआ है, ये पहली बार है कि पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर इस तरह का टैक्स लगाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये एक्सपोर्ट टैक्स क्यों लगाना पड़ा? उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इतने हाई थे कि इन तेल कंपनियों के लिए इंडिया के मुकाबले बाहर अपना तेल बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया था। ऐसे में देश के अंदर तेल की आपूर्ति यानी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए और इन लुक्रेटिव एक्सपोर्ट्स को थोड़ा डिस्करेज करने के लिए सरकार को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार लगातार एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल एक्सपोर्ट्स पर 3 रुपए का नया विंडफॉल टैक्स ऐड किया गया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले एक्सपोर्ट लीवीज को घटा दिया। सरकार लगातार यही चाहती है कि डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल भी अवेलेबल रहे और साथ ही रिफाइनर्स के मार्जिन्स भी पूरी तरह तबाह ना हो। ये उसी कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। वैसे अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो 27 मार्च को भी सरकार ने एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया था। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में सीधे 10 रुपए की कटौती कर दी थी। इससे सरकारी खजाने को सालाना लगभग 1.68 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा खींचा, पहले की गई वो मैसिव टैक्स कट्स भी इस लगातार बढ़ती ग्लोबल वॉलेटिलिटी के आगे बिल्कुल फीकी पड़ गई। सेक्शन 4 मैंडेट्स फॉर फ्यूल कंजर्वेशन। खैर, सिर्फ टैक्सेस बदलना और दाम कंट्रोल करना ही काफी नहीं है। इस क्राइसिस के वक्त एनर्जी बचाना भी उतना ही जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई राज्यों ने एक्चुअल फ्यूल सप्लाई मैनेज करने के लिए कुछ ऑफिशियल निर्देश जारी किए हैं, जैसे मीटिंग्स को ऑनलाइन शिफ्ट करना, ऑफिशियल ट्रैवल पर रोक लगाना और हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करना ताकि ऑफिसेज में स्टाफ आधा रहे। सरकारी कदमों के साथ साथ हम और आप भी कुछ सिंपल आदतें बदलकर अपनी मदद कर सकते हैं। जैसे मंथली फ्यूल कंजम्पशन घटाने के 3 बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, ऑफिस जाने के लिए कारपूलिंग का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर हमेशा सही रखिए। और तीसरा, हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे और आपके डेली कम्यूट बजट को डायरेक्टली मैनेज करने में बहुत मदद करती हैं। सेक्शन 5 पॉलिटिकल रिएक्शंस टू हाइक्स। अब जहां आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है, वहां देश में तीव्र राजनीतिक बहस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? चलिए इस पॉलिटिकल डिबेट के दोनों पक्षों को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली समझते हैं। विपक्ष यानी ऑपोजिशन इस बात पर जोर दे रहा है कि इन हाइक्स का टाइमिंग चुनावों के ठीक बाद क्यों है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर वसूली का नाम दे दिया है और गरीबों और किसानों पर पड़ने वाले बोझ को हाईलाइट किया है। इसके विपरीत रूलिंग पार्टी का डिफेंड करना है कि भारत में मात्र 3.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि ग्लोबल एवरेजेस के मुकाबले बहुत ही कम है। उनका तर्क है कि $100 प्रति बैरल से ऊपर क्रूड होने के बावजूद उन्होंने 76 दिनों तक कीमतों को बढ़ने नहीं दिया था। ये आर्ग्यूमेंट्स दरअसल इस डिबेट के 2 अलग-अलग नजरियों को दर्शाते हैं। जैसे पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत स्पेसिफिक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डीजल के दाम बढ़ने से किसानों को जो हाल ही में धान पर 72 रुपये प्रति क्विंटल MSP का फायदा मिला था, वो प्रैक्टिकली छीन लिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक अभूतपूर्व ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रही है और ऐसे वक्त में विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। ये एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट वर्सेस ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पेश करता है। इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक सबसे बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर US ईरान कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी फैलाता रहा, तो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस आखिर कब तक स्थिर रह पाएंगी? क्या हमें आने वाले वक्त में अपने हाउस होल्ड बजट्स और कम्यूटिंग की आदतों में और भी बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे? इस डेवलपिंग स्टोरी पर निगाह बनाए रखना हम सबके आर्थिक भविष्य के लिए बेहद अहम है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग।